गहरा सांस लेंगे, धीरे धीरे प्रार्थना के साथ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। बोलेंगे आदि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. आद्य क्या बोलेंगे? माँ अमृतात बोलेंगे। ठीक, माँ अमृतात नहीं बोलेंगे, मैंने उस दिन बोला था। ठीक, माँ के बीच में एक पॉज लेंगे, फिर माँ को अमृतात बोल देंगे। ठीक, तो फिर मंत्र सही होगा तो उसका अर्थ हमें उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, प्रणाम आदि भैया। दी एक बार आप पूरा बोल के बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे, अब कल बताएंगे। प्रॉपर बताएंगे। दरअसल हमने प्रसाद खाया भगवान जी का। ठीक है, क्योंकि ये गलती मैं इतने समय से करती आ रही थी। माँ अमृतात ही कर रही थी मैं भी गलत ना, तो माँ अमृतात तो हो गया, लेकिन उससे पहले बंधनान और मंधनात ये भेज देंगे, क्योंकि ये हमको रिकॉर्ड करना शायद पड़ी हुई होगी रिकॉर्ड, इसको भेज देंगे। ठीक, पूरा एकदम क्लियर उच्चारण। ठीक है, ये अगर आज तो नहीं कहेंगे, लेकिन कल हम एक बार कर देंगे। एक आप इसी के लिए हमें मैसेज कर देना बस। ठीक, तो आराम से बैठ के करें, क्योंकि ये उच्चारण करना अच्छा लगता है इसका। चलिए सब लोग बैठेंगे। अब केवल उतने वो लोग हैंड रेस कर दें जिन्होंने अपना सिलेबस सही से रीड कर रखा है, वो हैंड रेस करें 6 लेवल का। इनको लग रहा है हमने किया है बिल्कुल ढंग से, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने नहीं रीड किया है। रचना जी हो गई, और हरदीप भैया। हरदीप भैया ये बताइए, सुषुम्ना चल रही है क्या इस समय लगातार? जी मैम, दोनों चल रही। इसीलिए हरदीप भैया को आलस आ रहा है काम करने में, है ना? नहीं मैम, उसमें मेरे को एक ना प्रॉब्लम होती है, जैसे ना वो माइंड थोड़ा फास्ट चल रहा होता है, हाथ वैसे लिख नहीं रहे होते, फिर मेरा मन ही नहीं करता लिखने का ज्यादा। ये बात अपने आप में सही है इसमें, क्योंकि जब सुसुम्ना चलती है ना तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, उसे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि देखो, हम सब लोग संसार में हैं, तो बस इतना ध्यान रखना कि बस काम के समय पूरी अवेयरनेस के साथ थोड़ी देर के लिए अपना राइट और लेफ्ट करवट ले गए, लेट गए, भोजन के समय राइट चल गया और वैसे लेफ्ट स्वर चल गया। ठीक, तो ये क्या होगा, फिर हमारा जो काम है, जो भी हम करना चाहते हैं, उसको हम प्रॉपर वे में कर पाएंगे। ठीक, चलिए, और सब लोग अपना अपना बोलते जाएंगे। जरा देख लें एक बार हाथ सभी के। मैम क्या बताना है? हमने पूछा कि 6 लेवल का जो सिलेबस है, इसको कितने लोगों ने प्रॉपर रीड कर रखा है? नहीं मैम, नहीं किया अच्छे से। ठीक है, सीमा मैम। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते सीमा मैम। हम कह रहे हैं 6 लेवल का सिलेबस किसने किसने रीड किया है प्रॉपर? आपने रीड किया है सीमा मैम? हाँ, किया है। अच्छा, और क्या बोलते हैं राशि मैम? राशि मैम? हाँ जी, किया तो है, लेकिन अभी मेरा पूरा हुआ ही नहीं। मतलब जो यूनिट दो है ना, वो भी चल रहा है। अच्छा, यूनिट 2 चल रहा है। चलो, आज अपना अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, क्योंकि कल की क्लास बहुत लाइट क्लास है। केवल डाइट न्यूट्रिशन का एक वीडियो शेयर होगा, वो देखना है। ठीक है, उसको हेमंत भैया ने अपने हिसाब से मैनेज किया है, तो उसको आराम से देखेंगे। इन्हीं सब का है, तो कल कुछ किसी को एफर्ट नहीं लगाना। तो अपना अपना होमवर्क नोट कर लीजिए कि प्रॉपर जो हमारा सिलेबस है, उसका एक भी वर्ड ऐसा ना हो जिसका हमें मीनिंग नहीं पता। अगर लगता है तो उसे मीनिंग ढूंढेंगे अपने मोबाइल से, गूगल से या यूट्यूब से देखकर उसका नीचे अर्थ लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब सभी वर्ड्स का मीनिंग पता होगा तो इसका मतलब है कि फिर आपको समझ में आ गया। नहीं पता है तो फिर नहीं समझ में आया। क्योंकि अब जो हम लोगों की क्लास होगी मंडे से होगी,
मुश्किल से 10 दिन की क्लास रेगुलर मोड में, छुट्टी वाले डेज को नहीं काउंट करना है, रेगुलर में काउंट करना है, ठीक। उसमें आप केवल हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी कनेक्ट करनी है आपके सिलेबस के साथ। एक बार सब अपना अपना सिलेबस मेरी नज़र से ज़रूर देख लें। यूनिट 2 देख रहे हैं अभी हम लोग, जिसको सब लोग लगभग कर चुके हैं। उसके बाद यूनिट 3 देख रहे हैं। यूनिट 3 में क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ योगा थेरेपी इन ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट। दीप्ति, ये वर्क आज कर पाए हो कि रात में करोगे? दीप्ति, आवाज आ रही मेरी? मैम, वो जो पातंजलि योग सूत्र और भगवत गीता का दिया था मैम। हाँ, उसी की बात कर। यस मैम, भगवत गीता का नहीं करा क्योंकि मैं किसी कारण से वो एक्सीडेंट हो गया था किसी का, तो वहाँ चली गई थी। बाकी पातंजलि योग सूत्र का कर लिया, तो वो मैंने आपको शेयर कर दिया। वो शेयर कर देना। और जो श्रीमद् भगवत गीता वाला है, इसमें यूनिट 3 है, उसको भी आज ही कर, आज ना कर पाना कल तक कर देना, ठीक है। बैठना, बुक रखना, प्रॉपर बैठ के इसको मैनेज कर देना, ठीक। चलिए ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं यूनिट जो 3 है, उसका 3 का जो 2 पार्ट है वो हम लोग कर चुके हैं। 3 का 3 भी कंप्लीट है। इसके बाद जो यूनिट 4 है, 4 और 4 से लेकर 4 के जो 5 पार्ट है, इनको 2-2 दिन लेना है हमको, बस इसी पर हमें पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो पूरा फोकस जब हम इस पर करेंगे तो ये हम 10 दिन का टाइम लेकर चल रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता वाला है, उसको 1 दिन हम बस देखेंगे, उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। केवल आपके पास जो दीप्ति इसमें जो श्लोक हैं उनका रेफरेंस शेयर करेगी अपने सिलेबस के साथ। तो आपको योग दर्शन का और जो ये है हमारा श्रीमद् भगवत गीता का, दोनों का पूरी ध्यान के साथ में आपको रेफरेंस ध्यान में रखना है कि जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका रेफरेंस कहाँ है, किस चैप्टर में है। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर का नेम और श्लोक नंबर ध्यान रखेंगे। योग दर्शन में सूत्र संख्या और जो हमारा चैप्टर का नेम है वहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक। ये काम तो सभी जगह करना है, लेकिन ये 2 कल आपको, एक अगर दीप्ति आपने ग्रुप में शेयर किया है? मैम, आपको पर्सनली शेयर किया है। अच्छा, तो आप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक। और फिर श्रीमद् भगवत गीता का कंप्लीट करके कल तक उसे भी ग्रुप में शेयर कर देना। और सब लोग प्रॉपर देख लेना, कहीं कोई दीप्ति की गलती हो तो वो हमें बता देना। ऐसे ना करना कि दीप्ति ने सब सही किया है, भले कितना भी किसी ने सही किया हो, पर आराम से जब काम करेंगे तो ध्यान में रखते जाएंगे कि कुछ अगर लगता हो कि गलत है तो हमें बता देना। अदरवाइज हम ऐसे जल्दी से चांसेस नहीं कहेंगे कि दीप्ति इन दोनों में गलत करेंगे, और में हो सकता है यहाँ गलती होने के कम चांसेस हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। और कितने लोग हैं जिनका प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट हो गया लगभग, वो हैंड रेज करें जिनका प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट है। रचना जी का हो गया, और सभी में किसका कंप्लीट है? किसने किसने प्रैक्टिकल वाला पूरा देख लिया है? सीमा मैम का, और बाकी के लोग बोलेंगे? दीदी, प्रैक्टिकल वाला रिटन में भेजना है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल वाला पूरा प्रॉपर हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब वो ऐसा कंप्लीट हो कि जिसके बारे में कुछ भी पूछा जाए रेफरेंस के साथ आप लोग बता सके, ये है प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। बोलेंगे रचना जी, कुछ कह रहे हैं? हेलो रचना जी। नो मैम, आपने पूछा था तो सिंपली मतलब ऐसे तैयार कर लिया, क्या बेनिफिट्स है, मेथड क्या है, उनको करके भी देखा किस चक्र पे क्या असर आ रहा है, लेकिन वो इतना डीप के घेरन संहिता और हट प्रदीपिका के अनुसार कैटेगराइज करना, वो डीपनेस तो अभी बाकी है, बट एक बेसिक कंसेप्ट पता है आसन के बारे में। तो अब आज जैसे 10th यूनिट में देखा था तो उसमें तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लें, ठीक है। और बाकी सब लोगों के लिए देखो, जो लोगों का केवल 6 लेवल तक जा रहा है वो भी इसको ध्यान में रखें, लेकिन जो और भी दूसरे में कनेक्ट कर रहे हैं, नेट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो जब पढ़ ही रहे हैं तो सही ढंग से पढ़ लेना सब, ठीक है। क्योंकि कुछ बुक्स तो सभी को पता है कि हमारी जो हट प्रदीपिका, घेरन संहिता, हट रत्नावली, ये 3 बुक्स सभी को लगभग पता है, और APMB 4 बुक, ठीक है।
वो भी कॉमन बुक इसमें है YCB में, तो उसके अकॉर्डिंग सब देखते जाना कौन किस में कनेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पर वो मेंशन कर देंगे, एक घेरण संहिता है तो वहाँ पर G बना दिया, हट प्रदीपिका है H बना दिया, APMB A बना दिया। तो आप 3 से 4 बार 5 बार जब भी कभी आपने अपना सिलेबस देखा, बस आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से लिया हमने, क्योंकि लेवल 6 का मतलब अब वो काफ़ी आगे आ गए हैं। ठीक है, चलिए अनबो अपर्णा। तो इसमें थोड़ा सा ना जो हमारे सूक्ष्म स्थूल व्यायाम है ना, उनके मेथड्स में कुछ में थोड़ा सा रहता है इशू, अदरवाइज योगासन काफी हद तक हो गए हैं और प्राणायाम भी हो गया है। तो जो सूक्ष्म वाले हैं वो कोई भी टाइम निकाल के रचना जी के साथ कनेक्ट हुए, सारे कर लीजिए 2-3 दिन में। हाँ, ये प्रैक्टिकली करके एक बार देखने का, हमने डिस्कस तो किए थे लेकिन उसको एक बार हम प्रैक्टिकली करके केवल 15 मिनट भी करेंगे 2-3 बार, जब छुट्टी का दिन हो कोई ऐसा टाइम सब लोग रख लीजिए, जिनको लगता है कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं है या उनका क्वेश्चन याद नहीं है, तो वो 15-15 मिनट की प्रैक्टिस 3 दिन में या तो वीक में रख लीजिए, या फिर क्योंकि ये मान के सब लोग चलिए अप्रैल में एग्जाम देना है YCB का। ठीक है, जैसे एग्जाम देंगे तो आपको एक उपलब्धि फील होगी कि एक हमने पड़ाव पार किया है और कुछ हम आगे के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो इस बिहार पर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर ठीक है, अदरवाइज फिर क्या होगा, पढ़ भी रहे हैं और फिर हमें लगेगा कि हम जब पेपर की बारी आएगी तो कह देंगे कि अभी नहीं, फिर बाद में सबको देना है एक तरफ से। जो भी डेट पड़ेगी अप्रैल के फर्स्ट उसमें वीक में या सेकेंड में, जो भी फाइनल बस उसमें देना है सबको सर। चलिए, तो सबको हमने इसलिए रिमाइंडर दिया है कि सब पूरे ध्यान के साथ अपना सिलेबस इन छुट्टियों में, जहाँ कहीं 15 मिनट लेटने का भी टाइम हो, थोड़ा रेस्ट करें, तो थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। और सबका हिंदी मीनिंग लिख लेंगे यहाँ पर, हिंदी मीनिंग इंग्लिश जिसमें भी आपको लगता हो कि वर्ड जो भी हैं वो उनका मीनिंग हमें पता है, वो आपका आप देख लेना हिंदी इंग्लिश किस में कम्फर्ट है, फील कर रहे हैं। बोलेंगे रचना जी कुछ कहना है? मैम ये 1.8 जो है ना स्पेशल सेंसेस, आईज एनाटॉमी एंड 1.11 होमियोस्टेसिस, ये क्लासेस में हमारा नहीं हुआ था, तो अलग से कोई मटेरियल अगर पर्टिकुलर मिल जाए। एक मिनट किस में बोला है रचना जी, फिर से बोलिए। मैम जो यूनिट 1 है उसका जो A है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें जो 1.8 है, हाँ, ये आईज एनाटॉमी हिस्टोलॉजी ऑफ रेटिना, इसकी बात कर रहे हैं? यस मैम, ये जो क्लासेस थी हमारा उसमें कोई वीडियो वगैरह ऐसा कुछ इसमें एक वो शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, इसको जो हम लोग उधर प्राणायाम में बताएंगे ना तो इसको लेना पड़ेगा वहाँ से, इसीलिए इसको छोड़ा था वहाँ पर। ठीक है, इसको एक सर्कल बना के रख लीजिए। और मैम 1.11 में होमियोस्टेसिस, केवल उसका मुझे एक लाइन में बेसिक मीनिंग पता है, उसके आगे की जो चीजें हैं वो कुछ भी नहीं पता है, मतलब डिटेल नहीं पता है। एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, फिजियोलॉजी, बेसिस ऑफ माइंड बॉडी इंटरवेंशन, इसकी क्लास नहीं हुई है या अटेंड नहीं किया है? मैम आई थिंक हुई नहीं थी, ऐसा कुछ अलग से नहीं बताया था अभी। चलिए, इसको एक सर्कल बना दीजिए। इसको अगर मैं मिस कर रही हूँ तो बाकी मेंबर्स बता दे, अगर उन्होंने सबने किया हुआ है, कहीं क्लास हुई थी क्या। बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? सब यहीं पर हैं? सब लोग यहीं पर हैं? ठीक है। नहीं मैम, वो सिंपली उनको ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मैं देखती थी प्रॉपर उस समय। ठीक है, मैम सिर्फ 1 मिनट में बताऊं होमियोस्टेसिस मैम? हाँ, बोलेंगे मैम। मतलब होमियोस्टेसिस वो स्टेट है जिसे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम रखना, व्हाटएवर इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हमारी इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, वो स्टैटिक रहेगा, उसमें हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन आएगी पर वो स्टैटिक रहेगा। अब वो स्टैटिक कैसे करता है? जो हार्मोन्स, इलेक्ट्रॉनिक और जो मस्कुलर और इन सबको मिलाकर के ना सारे सिस्टम को, जो नर्व सिस्टम है वो पूरा गाइड करता है। कि जैसे मान लो हमारा बीपी वो 120 और 80 है, अगर उसमें हल्का सा भी जो है फ्लक्चुएशन होता है देन इट्स ओके, पर अगर ज्यादा होता है तो फिर नर्व सिस्टम वो सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनको जाकर के मैसेज करता है कि भाई इसको ठीक करना है।
तो अगर मान लो वो बढ़ गया है तो फिर वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो फैल जाती हैं और हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। और अगर तो उससे हार्ट रेट स्लो हो जाता है। इसी तरह अगर मान लो बीपी जो है वो 80 से कम हो रहा है तो हमारी जो आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन सबको कांटेक्ट कर देते हैं और हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह फिर हमारा जो ब्लड का है वो अल्कलाइन और एसिडिक होता है। अगर वो 7.4 रखा है, अगर उससे हल्का फुल्का सा भी फ्लक्चुएशन होता है देन इट्स ओके। पर अगर वो ज्यादा होता है जिससे सारे सिस्टम को दिक्कत होती है तो नर्व सिस्टम जो है वो फिर सारे सिस्टम्स को अलग अलग को कहता है कि भी इसको ठीक करो। तो जो जैसे बोन्स हैं वो उसके लिए काम करती हैं, वो जो है अपना कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज करती है जो उसके पास एक्स्ट्रा बफर में पड़ा हुआ है। और ऐसे ही जो है मतलब जो हार्ट है, वो लंग्स हैं, वो उसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बढ़ जाता है ताकि वो जो हमारा नहीं सॉरी मैम, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मैम एक मिनट, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं हरदीप भाई, सही बताने की कोशिश की। इसको ना हम पूरा बताएंगे, इसको जैसे ये वाली यूनिट होगी अभी आसन और प्राणायाम जब इन पर इम्पैक्ट दिखाएंगे, पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी जहाँ बतानी है वहाँ पर इसको बता देंगे। ठीक है रचना जी? तो ये और जो आपका वो आइज़ और ईयर वाला है जो उसकी पूरी हिस्टोलॉजी है, इन दोनों को उसी में कनेक्ट कर दें क्योंकि वहाँ पर इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये तो हमने बस केवल आपको एक रिमाइंडर दिया है कि जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसको किसी का कवर नहीं है तो उसको पूरा कवर कर लें, और जो हमारा पूरा सिलेबस है इसको इतना ध्यान से पढ़ लें कि एक भी वर्ड ऐसा ना रहे जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, मतलब सभी वर्ड्स के मीनिंग पता हो, क्योंकि अब मंडे से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट क्लास पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब इसको स्पीड में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत स्लो नहीं पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे अपना कमी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स व बड़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाते हैं। रिकेट्स खोपड़ी की हड्डियां कोमल हो जाती हैं, लंबी अस्थियों के सिरे बढ़ जाते हैं, पैर कमान के आकार यानी बो लेग्स के बन जाते हैं, पसली की अस्थियों के सिरे बढ़कर मोटे हो जाते हैं, रिचिटिक रोजरी तथा रीढ़ की हड्डी बढ़ जाती है, पिजन चेस्ट। चलने पर घुटने टकराते हैं जिसे नॉक नी कहा जाता है। बच्चों का पेट बड़े आकार का व लटका हुआ दिखाई देता है, पॉट बेली। ग्रोथ रुक जाती है जिससे व्यक्ति बोना रह जाता है और दांत सड़ने लगते हैं। ऑस्ट्रोमलेशिया प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कोमल हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन में भ्रूण का विकास ठीक से नहीं हो पाता तथा गर्भपात की आशंका बनी रहती है। दांतों में कालापन आ जाता है तथा हड्डियां जल्दी टूटने लगती हैं, ब्रिटलनेस ऑफ बोन्स। इसको देखेंगे, दांतों में बहुत सारे लोगों के कालापन दिखता है, वो किसकी कमी से दिखता है? विटामिन डी की कमी से। इसका मतलब कैल्शियम तो है बॉडी में लेकिन कैल्शियम प्रॉपर रेगुलेट नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, हमने बताया था कि विटामिन डी क्या करे, कैल्शियम हमारे शरीर में आवश्यक है, लेकिन कैल्शियम को रेगुलेट कौन कर रहा है? विटामिन डी कर रहा है। मतलब उसको डाइजेस्ट करने का जो काम है वो विटामिन डी का है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कैल्शियम लेते जा रहे हैं, और कैल्शियम यदि अधिक डिपॉजिट हो गया और विटामिन डी ने डाइजेस्ट नहीं किया है तो क्या होगा? फिर कहीं ना कहीं स्टोन बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम की हमें ज़रूरत तो है लेकिन कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। ठीक, यदि वो डाइजेस्ट कैल्शियम कम है तो भी प्रॉब्लम होगी और कैल्शियम अधिक है तो भी
प्रॉब्लम होगी। कैल्शियम कम है तब तो ये समस्या है कि वो हमारे जो हमें चाहिए था भोजन में वो कैल्शियम पहुंचा नहीं है, और कैल्शियम अधिक है तो वहाँ ये प्रॉब्लम है कि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और जब कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा तो उस फॉर्म में क्या होगा, कैल्शियम किसी न किसी स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा जाकर। और दूसरा, अब स्टोन में कन्वर्ट हो गया हो तो कैसे नॉर्मल लाना है, तो जैसे ही हम लोग फास्टिंग करते हैं तो फिर क्या होगा कि जो हमारा लाइसोसोम है वो किसको डाइजेस्ट करता है, कैल्शियम खाना शुरू करता है। जहाँ स्टोन है तो उनका कैल्शियम खाकर वो उसे ख़त्म कर देता है। ठीक, तीनों चीज़ें हमने एक ही जगह बता दी कि क्यों बढ़ रहा है, अधिकता से, कमी से, और उसको ठीक करना हो तो कैसे कर लें। ठीक है, बोलेंगे दीप्ति? पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसको इसका कैसे कनेक्ट करेंगे? फिर से बोलो दीप्ति, ऐसा लग रहा है खांसी के साथ आवाज आई है। पैराथायराइड ग्लैंड है ना, उससे इसका कनेक्ट करेंगे। दीप्ति फिर बोलो, 1 मिनट हम म्यूट कर रहे हैं। दीप्ति अब बोलो, आपकी आवाज़ मेरे साइड क्लियर नहीं आ रही है। मैम वो पैराथायराइड ग्लैंड से कनेक्ट करने का पूछ रहे हैं आई थिंक। ऐसा लग रहा है खांसी जैसी आवाज़ में, समझ ही नहीं आया। थोड़ा सा ये तो समझ में आया कि ग्लैंड की बात हो रही है, थायराइड है कि पैराथायराइड, ये क्लियर नहीं हुआ। पैराथायराइड ग्लैंड, देखो ये ग्लैंड में क्या हो रहा है, थायराइड क्या करे, TSH3 का सिक्रेशन एक हाइपर और हाइपो में आ रहा है, वहाँ पर जो ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है थायरॉक्सिन का। जो पैराथायराइड है वहाँ पैराथार्मोन है, पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है, कैल्शियम को रेगुलेट करने का ही तो काम कर रहा है। तो जब हमारा विटामिन डी किससे संबंधित है, थायराइड और पैराथायराइड दोनों से संबंधित है। विटामिन डी किससे, दोनों से संबंधित है। यदि कैल्शियम हमारे शरीर में ठीक है तो फिर क्या होगा कि थायराइड पैराथायराइड की समस्या नहीं आएगी। जो हमारे रिकेट्स वाले जो रोग हैं या बड़ों में रोग हैं हड्डियों के, वो नहीं पड़ेंगे। बच्चों में जो सूखा रोग हो रहा है वो नहीं उत्पन्न होगा। और जब हमारे शरीर में अधिकता हो जाएगी तो अधिकता में क्या होगा, कहीं ना कहीं हड्डी बढ़ जाएगी, या तो हड्डी बढ़ेगी या तो स्टोन हो जाएंगे जाकर। ठीक, हड्डी बढ़ रही है तो भी एक जगह पर कैल्शियम डिपॉजिट है, कमी के कारण तो इतनी समस्या नहीं है। कमी के कारण तो ये है कि व्यक्ति वीक हो रहा है। ठीक है, अधिकता में ये हो गया कि अब उसके साथ कोई नई चीज़ बन गई है, निर्माण हो गया है। तो अधिकता में क्या हो रहा है कि या तो कहीं बोन बढ़ गए, और अधिकता में मोस्टली जो होता है वो कहीं भी होगा, चाहे वो शरीर के इंटरनल ऑर्गन में हो बॉडी के या बाहर हो, वहाँ पर एक निर्माण हो जाएगा। तो निर्माण किसका हो रहा है, स्टोन का हो रहा है। या तो बोन बाहर से बढ़ेगी, वो भी उसका कारण है, और अंदर इंटरनल होगा तो कोई ना कहीं स्टोन बन जाएगा। तो स्टोन बन रहा है तो वो कैल्शियम की अधिकता से बन रहा है, कैल्शियम की अधिकता से बन रहा है। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है वहाँ पर विटामिन जो हमारा कैल्शियम है उसका रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है। क्लियर? जब पैराथार्मोन जो हमारा है, पैराथार्मोन का मतलब क्या है कि हमारे कैल्शियम को प्रॉपर रेगुलेट कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। तो जो हमारी पैराथार्मोन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कैल्शियम को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है कैल्शियम का, तो ये किस पर इफेक्ट आ रहा है, जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है, क्योंकि ग्लैंड से ही हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो कैल्शियम डाइजेस्ट होगा। तो अब कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसको चाहे आप पैराथायराइड की समस्या समझ लें, चाहे वो ग्लैंड्स की समस्या समझ लें, चाहे वो हार्मोन्स की समस्या समझ लें, और चाहे वो स्टोन की समस्या समझ लें। ठीक, समस्या क्या है कि कैल्शियम हमारे शरीर में अधिक डिपॉजिट हो गया है, उसका डाइजेशन होना चाहिए। उसका डाइजेशन विटामिन डी से होता है। ठीक है, और अगर कुछ भी ना हो तो जो लोग प्रॉपर प्राणायाम करते हैं उनका डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि प्राणायाम में इस तरह की चीज़ें हमें मिल जाती है कि जितने हमारे विटामिन हैं सबको एक बार रिकवरी करने का एक अवसर है। यहाँ पर जितनी रिसर्चेज हैं अभी तक कि किसी का हीमोग्लोबिन कितना कम है, यदि किसी का हीमोग्लोबिन प्रॉपर है तो आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब कैल्शियम, आयरन, जितने मिनरल्स, विटामिन है वो सब ठीक जा रहा है। जब हीमोग्लोबिन हमारा क्या दर्शाता है हमारी बॉडी में कि जो हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वाटर का जो इंटेक है वो सब कम हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कम हो रहे हैं और कुछ अधिक हो रहे हैं।
हीमोग्लोबिन का मतलब ये नहीं कि सब कम ही हो रहा है, कुछ कम हो रहा है और कुछ अधिक हो रहा है। कम होगा तो भी समस्या होगी और अधिक होगा तो भी समस्या होगी। तो जो समस्या जहाँ से उठ रही है, जैसे पैराथायराइड के भी क्वेश्चन किया है, तो उसका अर्थ है कि वहाँ से समस्या उठने का मतलब है या तो कैल्शियम की कमी हुई है या कैल्शियम की अधिकता है। कमी है तो कैल्शियम को लेकर पूरा किया जाएगा और अधिकता है तो उसे विटामिन डी या प्राणायाम के द्वारा, सनलाइट के द्वारा उसे डाइजेस्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी समस्या अधिक बढ़ गई है तो फास्टिंग कर लें, क्योंकि फास्टिंग में लाइसोसोम क्या खाते हैं ये हम पहले बता चुके। कैंसर के सेल अधिक हो जाए तो क्या, जो लाइसोसोम है, जब हम हमारी नेचुरल भूख से अधिक भूख लग जाए, मान लो हमें 6 घंटे बाद भूख लगती है, लेकिन 6 घंटे के बाद 10 घंटे हो गए, भोजन नहीं मिला है, तो जो हमारे सेल के जो लाइसोसोम है वो क्या करते हैं, वो जो सामान इकट्ठा है तो उनके लिए लग रहा है कि भोजन तो कहीं है नहीं, तो ये जो शरीर में एक हमें पार्ट दिख रहा है तो वो उसको खाना शुरू करेंगे। तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है, कैल्शियम है। कैल्शियम सबसे अधिक ताकत देता है, तो लाइसोसोम कैल्शियम को डाइजेस्ट कर लेता है। तो जैसे ही कैल्शियम डाइजेस्ट होगा तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग स्टोन कैसे ठीक कर लेते हैं। जो नेचुरोपैथी में कैंसर से बचाव किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया है, फास्टिंग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दीप्ति, अभी हुआ पूरा आंसर कि नहीं? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। अपन अधिकता, विटामिन डी की अधिकता से भूख कम हो जाती है, जी मिचलाने लगता है, प्यास बढ़ जाती है, बच्चों में मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। अत्यधिक विटामिन डी की मात्रा शरीर में गुर्दे, धमनियों तथा फेफड़ों में अवरोध उत्पन्न कर देती है, जिससे मृत्यु हो सकती है। कई बार होता है ना, कैल्शियम अधिक बढ़ जाता है तो इसके कारण स्टोन, बहुत ज़्यादा स्टोन की प्रॉब्लम होगी तो हो भी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विटामिन ई। विटामिन ई मनुष्य व तंतुओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग हेतु अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ई पर ताप व अम्ल की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सूर्य की किरणों के संपर्क में आते ही यह विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। टोकोफेरोल्स नामक रासायनिक पदार्थ से बनता है। डेली रिक्वायरमेंट्स ICMR रिकमेंड्स 0.8 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, विटामिन डी अब ये ध्यान रखना है सबको, जो लोग नेट JRF कर रहे हैं उनके लिए भी और 6 लेवल है, कि जितने हमारे इनके जो नाम है, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, और जो रासायनिक केमिकल जो नेम है वो क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक, वो A से लेकर K तक के याद रखना है सबको, A से लेकर K तक का याद रखना है सबको। फिर विटामिन A भी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन C भी एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन E भी एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन विटामिन E की उतनी ज़रूरत सभी को नहीं है हर समय, जितना कि विटामिन A और C की ज़रूरत है। सोर्सेज देखेंगे। दूध, तेल, बिनौले का तेल, सोयाबीन का तेल, आटे का तेल, मक्खन आदि, अंडे, पत्तेदार सब्जियां, पपीता, अनाज, मेवे आदि में यह विटामिन अधिक पाया जाता है। आटे का तेल कौन सा होगा? विटामिन ई का सबसे सरल जो सोर्स है वो है हमारा, जो बिल्कुल आराम से किसी के लिए भी उपलब्ध हो जाए, अंकुरित स्प्राउट्स, जिनमें भी नया जीवन हो सकता है, वो सब विटामिन ई के बेस्ट सोर्सेस हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, अपने में फास्ट पढ़ेंगे। फंक्शंस, विटामिन ई प्रजनन क्षमता को विकसित करता है। इसकी कमी से इनफर्टिलिटी आ सकती है। भ्रूण के विकास में यह विटामिन सहायक होता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग के रूप में भी कार्य करता है। भ्रूण का मीन समझ में आ गया, एक नया जीवन मिलेगा, इसीलिए स्प्राउट्स में विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कमी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी प्राय मनुष्यों में कम ही होती है। इसकी कमी से पुरुषों में इम्पोर्टेंस तथा स्त्रियों में इनफर्टिलिटी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स का भी निर्माण नहीं हो पाता तथा
रक्त अल्पता एनीमिया हो जाता है। विटामिन के, वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया है कि विटामिन के ब्लीडिंग को रोककर ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। इसी विशेषता के कारण विटामिन का नाम कोगुलेटिव विटामिन भी है। विटामिन के एक पीले रंग का पदार्थ है जो अनअफेक्टेड बाय हीट होता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नष्ट हो जाता है। डेली रिक्वायरमेंट्स WHO सजेस्टेड RDA ऑफ 55 ये मिलीग्राम है नहीं पर डे फॉर एडल्ट्स। RDA इक्वल्स टू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। एक मिनट देखिए, ये मेरे समझ से जो ये वाला प्रोनाउंसिएशन, इसको गा की जगह जा होना चाहिए, कॉजिलेटिव होना चाहिए मेरी समझ से। सीमा मैम क्लियर करिए इसको जल्दी से। ये म्यू होता है माइक्रोग्राम, है ना, Okay. ये हो गया। और ऊपर, हाँ ठीक है, और सबसे छोटा उस जो मिलीग्राम है उससे भी नीचे गए, कम है, ठीक है। अब ऊपर आइए सीमा मैम, उसको देखिए, जो विटामिन के का दूसरा नाम है कॉजुलेटिव होना चाहिए, ये देखिए जल्दी। कोगुलेटिव होना चाहिए। कोगुलेशन मीन जमना, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ठीक है, फिर सही पड़ा था, क्योंकि ये नाम इसमें में दिया हुआ है, हम लोग दूसरे नाम से जो देखते हैं, या फिर विटामिन के का हमारे नॉलेज में ये वाला नाम नहीं था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, सोर्सेज देखते हैं। सोर्सेज, विभिन्न वनस्पतियों जैसे गोभी, सोयाबीन, हरी पत्ते वाली सब्जियों में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया द्वारा भी इसका निर्माण होता है। एक बार उसका प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे, ठीक है अपर्णा मैम, अभी बैक जैसे हो फिर एक बार चेक कर लेना। चलिए एक बार देखते हैं जो विटामिन के है वो हमें किन किन से मिल रहा है। सबसे अच्छा विटामिन के का जो सोर्स है, सरल है, वह है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक। लेकिन ये पत्तेदार सब्जियाँ कब नहीं लेनी है? बारिश के मौसम में, तब नहीं लेनी है। कमी, विटामिन के अभाव में ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता, जिससे रक्तस्राव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गर्भावस्था में स्त्री के आहार में विटामिन के डेफिशिएंसी से शिशु भी रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित हो सकता है। अधिकता, विटामिन के की अधिकता साधारणतः नहीं होती है। आवश्यकता से अधिक सेवन से जी मिचलाना, उल्टी व रेड ब्लड सेल्स का रैपिड ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, यदि अधिकता हो रही है तो क्या होगा? पहले तो होगा नहीं, विटामिन के की अधिकता साधारणतः तो होती नहीं है। फिर अगर हो भी गई तो आवश्यकता से अधिक, तो जी मिचलाना, उल्टी और रेड ब्लड सेल जो है हमारा हीमोग्लोबिन में जो कनेक्ट हो रहा है, उनका रैपिड ब्रेकडाउन, मतलब फिर वो जल्दी जल्दी से कम होना शुरू होंगे। क्योंकि जब वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग में क्या हो रहा है? पित्त के माध्यम से वो चीज़ें बाहर जा रही हैं हमारे शरीर से। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है? शरीर से बाहर निकलेगा। ऐसे ही जिस रेड ब्लड सेल्स अधिक हो रहे हैं तो ये क्या होगा? हीमोग्लोबिन यदि विटामिन के अधिक मात्रा में हो रहा है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये अधिक हो गई हैं, तो ये फिर किसी ना किसी चीज माध्यम से हमारे शरीर से बाहर जाएंगे। अब इसको देखते हैं, ये वाला चार्ट प्रॉपर। सब पहले तो इसका एक वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सब। विटामिन बी के समृद्ध रूप बी कॉम्प्लेक्स, इनको सब लर्न करके रखेंगे, और जब कल की क्लास होगी तो सबसे पहले बस यही सुनना है। प्रॉपर देख लीजिए एक बार सब। चलिए पढ़ेंगे, पढ़ना। विटामिन को सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। B1 थायमिन, B2 रिबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्साइन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट एंड B12 कोबालैमिन। ठीक है। ये क्या है? ये हमारा जो इन सबको मिलाकर बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, बोलते हैं ना, कैप्सूल आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के, कैप्सूल दे दें तो उनमें ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब कुछ अलग से भी स्पेसिफिक होते हैं इसके, कि जैसे जिसकी प्रॉब्लम है उसके अनुसार।
और कुछ एक कम मात्रा में सबका एक सामूहिक स्वरूप भी है कि जो एक साथ होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यदि किसी को कोई कमजोरी फील होती है, कुछ भी कमी होती है, तो क्या होता है, बोलते हैं ना B2 ले रहे हैं, B12 ले रहे हैं, B6 कम है। तो वैसे करके इन सबको, यदि हमारे शरीर में जो विटामिन बी है वो पूरा है, तो ऐसा माना जाता है कि बाकी और सारे जो हमारे विटामिन हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि विटामिन बी में जितना कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें जो हमारे खाने के जो सोर्सेज हैं, जो हम लेते हैं, जिनसे ये विटामिन बी के B1, 2, 3, 5 सब ये हमारी पूरी हो जाए कमी, तो ये सब हमारे अदर जो विटामिन हैं उनकी भी कमी को पूरा करते हैं। तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, विटामिन बी से, बी कॉम्प्लेक्स से। अब इसको एक बार पढ़ेंगे अपने में, और सब लोग ध्यान से देखते जाएंगे कि इनकी कमी से अधिकता से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। B1 थायमिन, यह विटामिन जल में घुलनशील है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भोजन पकाते समय बेकिंग सोडा डालने से यह विटामिन लगभग नष्ट हो जाता है। यह रंगहीन रवेदार पदार्थ है, एल्केलाइन मीडियम में यह नष्ट हो जाता है। डेली रिक्वायरमेंट्स 0.5 to 2 मिलीग्राम। सोर्सेज, साबुत अनाज थायमिन के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त मटर, सेब, दालें, हरी सब्जियां, फल, मीट, फिश, लीवर, एग योक आदि में भी थायमिन की अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है। लीवर क्या चीज होती है दीदी? सुनते नहीं है, लीवर निकाल के उसको भी वो बनता है, ठीक है, वो लीवर है। तो किसका? किसी का भी लीवर, यकृत जो है वो किसी का भी हो सकता है, और दूसरा जो, क्योंकि यहाँ ये लीवर इसके बीच में लिखा, तो ये हम लोग का यकृत नहीं है, ठीक है। किसका यकृत है सिमरन? मोस्टली फिश लिवर ज्यादा काम आता है। हाँ, फिश का है। और कुछ लोग जो बाहर सुनते हैं वो सुनते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो मुर्गे वगैरह होते हैं उनका जो मीट वगैरह लेते हैं उसमें भी है, मतलब वहाँ देखा है, लिखा होता है, जो मीट वाली शॉप होती है वहाँ देखा है। बाकी ज़्यादा हमको इसका नॉलेज नहीं, पर ये पता है नॉनवेज में है, ठीक है। क्लियर है मैडम? ये हम मुर्गे का भी होता है और बकरे का भी होता है। हाँ, बकरे का भी होता है, बकरे का, क्योंकि उसमें लिखा है ना, आजकल तो फ्लेवर लिखे होते हैं, तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि इनमें भी फ्लेवर आ गए कि किसका क्या टेस्ट होगा। ऐसा लगता है व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन एक ही के अंदर कितनी सारी वैरायटी उसमें लगी हुई है। तो चलिए, तो ये क्या है, ये सब नॉनवेज। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो साबुत अनाज हैं वो अच्छे, और साबुत अनाज हो गया, मटर, सेम, दालें, हरी सब्जियां जिनमें प्रोटीन है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट और वसा के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक हैं। यह तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक है। पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य रखता है, जिससे भूख सामान्य रहती है। कमी, थायमिन की कमी के प्रभाव से मनुष्य में बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है, जिसमें थकान, काम में अरुचि, चिड़चिड़ाहट तथा निराशा, गुस्सा, वजन व रक्त में कमी, अपच, कब्ज, सिरदर्द, सांस फूलना आदि। शरीर में पानी भर जाना, जिसे एडिमा कहते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग ओवरऑल जब देखते हैं विटामिन बी की कमी से, तो क्या बोलते हैं, बेरी बेरी रोग हो गया, ठीक है। जो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और जब अभी देख रहे हैं अलग अलग करके, तो विटामिन B1 में देखा जो थायमिन है उसकी कमी से क्या हो रहा है, बेरी बेरी नामक रोग हो रहा है। अब अलग से उसके अंदर जाकर देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर बेरी बेरी नामक रोग कनेक्ट हो रहा है, या डिजीज कनेक्ट हो रही है। आगे पढ़ेंगे। टांगों में भारीपन, मांसपेशियों में फड़कन, तलुओं में जलन तथा सुन्न रहते हैं, जो कि तंत्रिका संस्थान संबंधी विकार के प्रतीक हैं। इसे पॉलीन्यूराइटिस कहते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाना। ठीक है, जो पैरों में अगर लगातार लोगों के सुन्नपन की स्थिति आती है, तो B1 कम होता है, ठीक। एक होता है कभी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ हम लोग बैठ गए हैं आसन प्राणायाम में, वो थोड़ी देर हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसा हो तो विटामिन B1 कम है। B2 राइबोफ्लेविन,
यह चमकीला पीलापन लिए हुए पदार्थ है जो कि फिजिकल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। यह जल में घुलनशील एक रवेदार पदार्थ है जो कि चमकीला पीलापन लिए हुए है। ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह विटामिन एल्केलाई और लाइट में आसानी से नष्ट हो जाता है। यह त्वचा के स्वास्थ्य और नॉर्मल विजन के लिए भी आवश्यक है। एक चीज पता है, स्किन पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? सनलाइट का। ठीक, स्किन पे। तो जब भी विटामिन बी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी देखेंगे विटामिन डी यदि एक्सेस मिल रहा है, मतलब सनलाइट अधिक पड़ रही है हमारे शरीर पर, तो वो हार्मफुल होगी। सनलाइट कितने टाइम की हम लोग के लिए यूज़फुल है? जो सूर्योदय से 2 घंटे तक का, बस वहाँ तक यूज़फुल है, उसके बाद फिर यूज़फुल नहीं। फिर वो अलग है कि थोड़ी देर गए, निकल गए, आए, वहाँ पर कुछ काम किया तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन लगातार अगर वो एक सिस्टम में आ जाए तो फिर विटामिन बी की समस्या हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। डेली रिक्वायरमेंट 0.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी। सोर्सेस, राइबोफ्लेविन विभिन्न प्लांट फूड्स में उपस्थित रहता है। मांस, मछली, दूध व अंडों, अनाजों में इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। यह जंतुओं के लीवर में सर्वाधिक पाया जाता है। दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थों में भी अधिक मात्रा में राइबोफ्लेविन पाया जाता है। अनाज में इस तत्व की मात्रा कम होती है। फंक्शंस, राइबोफ्लेविन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के मेटाबॉलिज्म में सहायक है। राइबोफ्लेविन नाइसिन के निर्माण में भी सहायक है। राइबोफ्लेविन फिजिकल ग्रोथ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कमी, शरीर में राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी एरिबोफ्लेविनस कहलाती है। इसमें चेलिलोसिस, होठों के किनारे की त्वचा फटने लगती है, मुंह में छाले व घाव हो जाते हैं। तभी जब किसी के मुंह में छाले होते हैं तो कौन से कैप्सूल दिया जाए? विटामिन बी दिया जाता है ताकि उनका पेट साफ हो जाए, क्योंकि विटामिन बी का डायरेक्ट असर कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का इफेक्ट कहाँ जाता है? ब्रेन पे जाता है, गट टू ब्रेन कनेक्शन। तो कहीं पर भी अल्सर हो जाए, मुख में हो जाए या हमारी बड़ी आंत में हो जाए, तो किसके कारण हो रहे हैं? विटामिन बी की कमी से हो रहे हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से हो रहे हैं। ग्लोसाइटिस, जीभ व होठ बैंगनी लाल रंग के हो जाते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, inflammatory condition that affects the corners of the mouth. B3, नियासिन और निकोटिनिक एसिड, यह भी बारीक कण वाला सफेद रवेदार तत्व है। इसका स्वाद का सैला होता है। एसिड, एल्केलाई और टेम्परेचर का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। डेली रिक्वायरमेंट 10 to 15 मिलीग्राम। सोर्सेज, भोजन में नियासिन सूखा खमीर यानी ड्राई यीस्ट है। इसके अतिरिक्त यह लीवर, साबुत अनाज, दालें, मांस, मछली, दूध, अंडा तथा अन्य सब्जियों में भी पाया जाता है। वेज से ज्यादा नॉन वेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, सच में हर जगह, मतलब ये कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बेचारे अनाज और सब्जियां इधर उधर रह जाते हैं छोटे से। इसलिए जब भी एलोपैथी में जाइए, कोई व्यक्ति 70 इयर्स का हो रहा हो तब भी उसको प्रोटीन दिया जाना है। और प्रोटीन में भी मतलब जो पनीर है, अभी कुछ टाइम पहले हमने एक लोगों को काउंसलिंग की थी, उनका कानपुर में फैक्ट्री है दवाओं की, मेडिसिन की। उनकी वो अपने मम्मी का ट्रीटमेंट उन्हीं के डॉक्टर्स की टीम कर रही थी, क्योंकि फैक्ट्री मेडिसिन के होना इतना छोटा पर्सन भी नहीं है। तो ट्रीटमेंट में तो उन्होंने बताया, उनकी मम्मी ने, हमने कहा अपनी डाइट बताइए। 2-3 दिन हमने उनको कुछ प्रैक्टिस करी, बहुत कहा था, तो हमने कहा चलो अभी आ रहे हैं तो ये 2 दिन करवा देंगे। तो हमने कहा एक बार आपसे डाइट पूछ लें। तो उनसे डाइट पूछी तो उन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर की टीम, कि लौकी, तरोई, पत्ता, इनमें है ही क्या? कुछ भी तो नहीं है। जब तक आप, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं खाते थे, तो अब शरीर को स्वस्थ रखना है तो जो मतलब जिसका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, पनीर का, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, सोयाबीन जो थ्रेप्टिन बिस्किट आता है वो भी ठीक नहीं है।
अब उसमें डायरेक्ट उनको मीट की बात आई तो मीट उन्होंने कहा बहुत इम्पॉसिबल है, तो एग खाना है उनको। अब सोचिए कि 70+ वाला व्यक्ति इतना हाई प्रोटीन लेगा तो उसको डाइजेस्ट कहाँ वो कर पाएगा। लेकिन वो एलो तभी, इसलिए यहाँ पे कुछ भी हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है जितना वेज नहीं है उतना नॉन वेज दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये चल ही रहा है पूरा पैटर्न में, इसीलिए तो इतना सब जगह बिक रहा है। ऐसा क्यों? अभी एक आपके इसमें अनामिका लड़की पढ़ती थी, सबको याद होगा, दीप्ति भी जाती है अनामिका, तो उसने बताया कि हमारे घर में तो पूरा ये है कि हमने उसको डाइट बताई तो उसने कहा कि पापा ने बहुत डांटा कि अगर वेज वाली डाइट लोगे और ये नॉन वेज नहीं लोगे तो कैसे ठीक रहोगे। तो हमने कहा अनामिका आप लोग योग के विद्यार्थी हो और नॉन वेज लोगे तो आपका योग किसके काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जीवन में। फिर हम काम कुछ और कर रहे हैं, डाइट कुछ और ले रहे हैं, तो कभी भी आपकी बात थोड़ी बहुत तो मैसेज पहुंचा देगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा आपका। बोलेंगे दीप्ति? मैम एक बार वीगन प्रोडक्ट के बारे में बताइए, वीगन क्या होता है, क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, ठीक है, सब अपने क्वेश्चन लिख लो, जो जो रह गए वो कल करवा देंगे और सबके जिसके जिसके हों सब अपने लिख लें, लेकिन हो इसी से संबंधित। यस मैम, मेरा भी यही था वीगन के बारे में। ठीक, क्योंकि मैम ये मांस मछली है, ये क्लाइमेट का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा है मैम, तो ये तो डाइट में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए इस पे। लेकिन ये है ना कि वो हम लोग नहीं कर सकते, पर जो हम लोग जिसके विद्यार्थी हैं वहाँ पर सुधार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको जगाना तो बहुत मुश्किल काम है, तो हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये थोड़ा सरल काम है। ठीक है, तो हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये क्या है, ये सरल काम है, तो इस पर हम सभी काम कर सकते हैं। 1 मिनट हरदीप भैया आते हैं, अपन इसको कंप्लीट कर दीजिए। फंक्शंस से करना, कमी से शुरू करो। 1 मिनट। हाँ, यह स्किन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम की सामान्य क्रियाशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह ग्लूकोज के ऊर्जा में परिवर्तन तथा वसा के निर्माण में भी सहायक होता है। कमी, नियासिन की कमी से पेलेग्रा के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इस रोग में प्रमुख रूप से पाचन संस्थान, त्वचा तथा नाड़ी संस्थान प्रभावित होते हैं। इसके लक्षणों में डर्मेटाइटिस, इसमें त्वचा पर खुरदरी, पपड़ी तथा दाने देखे जाते हैं, सूजन आ जाती है तथा धूप में जलने जैसी त्वचा हो जाती है। ये पेलेग्रे का ही है, उसी में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। फर्स्ट हम लोग ने देखा है, फिर सेकंड देखा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, पहले एक बात समझ लेते हैं कि ये जो हमारा ये भी हम लोग विटामिन बी की कमी को देख रहे हैं, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स जो भी आएगी वो किससे संबंधित हैं, हमारी सारी नर्वस सिस्टम, मीन्स इंटेस्टाइन और नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और नर्वस सिस्टम है। उसके बाद इसमें क्या कनेक्ट हो रहा है, हमारा गट टू ब्रेन कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है। प्रॉब्लम्स कहाँ दिखाई देंगी, स्किन पर दिखाई देंगी मोस्टली, चाहे वो हमारी सूख रही हो स्किन, वो हो, कलर चेंज हो रहा हो, या हमारे हाथ पैर शून्य पड़ रहे हों। ठीक है, मतलब फिजिकल इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे नर्व सेल हैं वहाँ से कनेक्ट होकर फिजिकली हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें बाहर से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको मिल रही हैं, एक तो इंटरनल हो गई, बाहर से क्या क्या हो रहा है, बाहर से यदि अधिक सनलाइट हमारे शरीर में पड़ेगी तो इसीलिए जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धूप अधिक होती है वहाँ के लोगों को स्किन डिजीज सबसे अधिक होती है। ठीक, और इस समय क्या हो गया है, जो स्किन वाली प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इसके 2 कारण हैं, या तो धूप बिल्कुल नहीं मिल रही है या धूप अधिक ले रहे हैं, मतलब किसी भी कारण से, मजबूरी में ही सही। दूसरा क्या है कि जो भोजन है उसमें हम लोग विरुद्ध आहार ले रहे हैं। अब क्या चल रहा है कि जो सब्जी बन रही है, जो शादियों में क्या लोग घरों में भी बना रहे हैं, प्याज और लहसुन भी पड़ रहा है उसमें, और दूध भी पड़ रहा है और मावा भी पड़ रहा है उस पर। ठीक, पनीर तक तो ठीक था, लेकिन डायरेक्ट दूध, मावा और प्याज और लहसुन, अब ये सब क्या है, बिल्कुल विरुद्ध हैं एक दूसरे से। तो ये सब क्या हो रहा है,
टमाटर भी है, खीर, लेकिन और सब चीज़ों का थोड़ा बहुत चल सकता है। पर ये वाला जो आहार है जहाँ दूध को मिक्स कर दिया जा रहा है, वो सब क्या है, हमारी स्किन को ख़राब करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ रही है। तो चलिए अब हरदीप भैया का क्वेश्चन लेते हैं। 8 बज गया, जिसको लीव करना हो जस्ट लीव कर सकते हैं, क्योंकि शांति पाठ करेंगे। हरदीप भैया बोले कि कुछ कह रहे थे। मैम मेरे तो ना 2 क्वेश्चन थे। एक तो मैम आपने बोला 10 दिन के बाद छुट्टी है, तो मैम मैं ये कह रहा था क्या हमारी इतनी प्रिपरेशन है, हम पेपर दे पाएंगे? मतलब वो इतने प्रिपेयर हैं? प्रिपरेशन अभी इसीलिए दिया तो है हमने काम करने को, सबको दे दिया हमने 5 दिन की छुट्टी में, बहुत कुछ काम दे दिया। पूरा सिलेबस 1 to 1 पढ़ के रखेंगे, और अभी हाफ सिलेबस है उसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो जो पढ़ाने वाला पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब एक दूसरे को कनेक्ट करने वाला पार्ट है कि कोई आसन कर रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी कैसे चेक करेंगे, उसकी साइकोलॉजी कैसे चेक करेंगे, कैसे एक आसन से को करते समय उसका हमारे ब्रेन पे क्या प्रभाव आ रहा है, इंटेस्टाइन पे क्या आ रहा है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या आ रहा है। हम ऐसे नहीं करेंगे सबको बताना है, एक को हम पूरा 1 to 1 पूरा डिफाइन करेंगे, उस एक के बाद उसका हम होमवर्क देंगे। ठीक है, तो वो हम सब में करेंगे, तो उसमें 2-2 दिन सबका लेंगे, इतना अच्छे से समझाएंगे कि आपको एक पॉइंट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, ये इतना हम पूरा उसको श्योरिटी से कह दे रहे हैं यहीं पर। तो आपका काम है कि पूरा रिवीजन कर लेंगे 6th लेवल वाले, और जो सिलेबस का भी और जो हमने पढ़ा है उसका भी। ठीक है, चलिए अब शांति। मैम एक और क्वेश्चन था। अब हरदीप भैया रुकेंगे, 2 मिनट हो गए, ज़्यादा रुक जाएंगे फिर। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes। चलिए अब सब लोग लीव कर सकते हो, सबको एक स्वेच्छा है, जब हम पढ़ा रहे हो 8 बजे आप जस्ट लीव कर दें। ठीक, अब किसी को सुनना हो, किसी का बहुत जरूरी काम हो तो वो रुक जाएगा। ठीक है, चलिए अब हरदीप भैया बोलेंगे।